स्टार्ट। नमस्कार, राम राम। आज एक नई क्लास में फिर से आपका स्वागत है। हम शिक्षण अभिरुचि के प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। तो आज की क्लास में आपका जो पहला प्रश्न रहेगा, उससे पहले बता दूं कि प्रभातम क्लासेज के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करते रहे साथ साथ में, और क्लास के साथ में आप कमेंट भी करते रहे। आप सबका प्री BSTC 2025 का होने वाला एग्जाम अच्छा हो, हम उम्मीद करते हैं। पूरा प्रभातम परिवार आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता है। PTT का भी आपका जो पेपर है वो भी अच्छा हो। तो हम आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं कि आज का जो पहला प्रश्न है अपना शिक्षण अभिरुचि में, अपन को ये भी देखना है कि शिक्षण अभिरुचि में प्रश्न की प्रकृति क्या है, उसके ऑप्शन है, उसको अपन को सही ढंग से पढ़ना है। ये विद्यार्थियों आपको बहुत ध्यान रखने वाली चीज है कि आप प्रश्न को भी 2 बार पढ़े और उसके जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में आपको सबसे ज्यादा कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है उसको आप सही करें, और आप चाहे हमेशा ऑप्शन को सही ढंग से पढ़े, इस बात का हमेशा ख्याल रखें। तो शुरू कर रहे हैं कि पहला प्रश्न है आपके सामने कि शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए, शिक्षक को समाज में है वो स्थान बनाने के लिए क्या करना चाहिए। किसी राजनीतिक पार्टी में रहना चाहिए, अपने दायित्व को निभाना चाहिए, समाज की गतिविधियों में अपने को सक्रिय रखना चाहिए, या अधिक से अधिक धन संचय करके अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहिए। देखिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, राजनीतिक पार्टी में रहना चाहिए। बिल्कुल गलत बात, शिक्षक को राजनीति में कभी भी सक्रिय नहीं रहना चाहिए। कई बार अपन चर्चा कर चुके, तो पहला ऑप्शन भी गलत है। अपने दायित्व को निभाना चाहिए, समाज की गतिविधियों में अपने को क्या रखना चाहिए, सक्रिय रखने से आप शिक्षक समाज में स्थान बनाना है। और अगला है अधिक से अधिक धन संचय करके अपने प्रभाव को, बिल्कुल ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो क्या है कि आपके जो दायित्व है, आपके जो कर्तव्य है, उनके प्रति आपको क्या करना, सजग रहना चाहिए, उनको निभाना चाहिए। ध्यान, यहाँ ऑप्शन नंबर बी है जो वो क्या होगा, सही करेक्ट माना जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक के रूप में आप अपनी शाम का समय किस कार्य में लगाना पसंद करेंगे। शाम का समय, आप एक अध्यापक हैं, आप विद्यालय से घर आ गए हैं, शाम के समय आप घर पे हैं, तो किस कार्य में लगाना पसंद करेंगे। देखिए ऑप्शन देखिए, राजनीति की चर्चा करेंगे, बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन तो पहले ही अपन काट देते हैं। मनोरंजन के कार्यों में, धन प्राप्ति के अन्य कार्यों में, या सामाजिक कार्यक्रम। देखिए धन प्राप्ति, धन आपको बहुत सारी सैलरी सरकार देती है, आप शिक्षक है तो धन का गलती है। मनोरंजन भी आप नहीं करेंगे, आप क्योंकि आप एक शिक्षक है तो आप क्या है, सामाजिक कार्यों में भाग लेंगे। देखिए शिक्षक है, उसका समाज में एक स्थान होता है, शिक्षक को सामाजिक प्रतिबद्धता में शिक्षक को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। तो क्या है, सामाजिक कार्यों में वो शिक्षक को क्या करना, अपना समय लगाओगे। किसमें समय लगाओगे भाई, अपना समय है वो सामाजिक कार्यों में आप देंगे। अगला प्रश्न है, सफल शिक्षक वही है जो अच्छे अंक देता है, नियमित गृह कार्य देखता है, कठोर अनुशासन रखता है, या छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है। देखिए अच्छे अंक देता है, आप अच्छे शिक्षक, नियमित गृह कार्य देखता है, गलत बात, कठोर अनुशासन रखता है, ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ अपन को जो ऑप्शन देखना है वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है वो सही है। क्या करना, छात्रों की प्रगति के प्रति क्या है, हमेशा क्या रहता है, सजग रहता है, वही सफल शिक्षक माना जाएगा। अगला प्रश्न है, आप छात्राओं को दंड देते समय निम्न में से किस मापदंड का पालन करेंगे। देखिए आप छात्रों को, हालांकि दंड देना नहीं चाहिए, विद्यार्थियों को प्रेम से समझाना चाहिए, लेकिन देते समय निम्न में से किस मापदंड का ध्यान रखेंगे। अपराध की आवृत्ति एवं गंभीरता का, बिना किसी भेदभाव के सभी को समान दंड, गलत बात, केवल अपराधी की गंभीरता, ये भी ऑप्शन गलत है, केवल अपराध की आवृत्ति, ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 है, यानी अपराध की आवृत्ति है उसको गंभीरता से आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि अपराध है उसको कौन सी श्रेणी का अपराध है, किस श्रेणी का वो अपराध माना गया, उसको देखते हुए आपको क्या करना है, दंड देना है। अगला प्रश्न है कि यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब आता है। देखिए एक छात्र है जो क्या है कि डेली है वो क्या है, विद्यालय में लेट आता है, यानी विलंब से आता है, देरी से आता है, तो आप क्या करेंगे, उससे अभिभावक को शिकायत करेंगे, छात्रों को विद्यालय से निकाल देंगे, कारणों का पता करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है शब्द कारण, तो सीधा उत्तर क्या सही होगा, ये देखो थोड़ा मिस्टेक है, या बी है, ये सी ऑप्शन है वो क्या होगा, सही माना जाएगा।
देखिए विद्यार्थियों, आपको मेहनत करनी होगी, आपको हमेशा अध्ययनशील रहना होगा। अगर आप कोशिश करेंगे तो कहा गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है 100 बार फिसलती है। तो देखिए जिस प्रकार ये हरिवंश राय बच्चन ने ये कविता कही है, उस तरह से आपको भी क्या करनी है, हमेशा कोशिश करते रहना, और कोशिश करने वालों के अंत में हार नहीं होती है। देखिए यहाँ अगला प्रश्न है आपके सामने, शिक्षक के रूप में आप कब अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहेंगे? अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा उत्तरदायित्व है, या वो कब लेना चाहेंगे? नए ज्ञान के लिए, प्रशंसा के लिए, पदोन्नति के लिए, या सहयोग के लिए? पदोन्नति के लिए या सहयोग के लिए? देखिए ऑप्शन गलत है, सहयोग के लिए भी नहीं, प्रशंसा के लिए भी नहीं, नए ज्ञान के लिए अतिरिक्त उत्तरदायित्व आप लेंगे। आपको यानी कोई ना कोई नया ज्ञान है वो अर्जन करना है, नया ज्ञान सीखना है, तो आप क्या करेंगे, अतिरिक्त उत्तरदायित्व निभाएंगे। अगला प्रश्न है, सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन कौन सा है? आपको सजग होना है, सजगता लानी है, तो सर्वोत्तम साधन क्या है? परिवार, समाज, पुस्तक या संगी साथी? क्या होगा? आपको सर्वोत्तम साधन है, यहाँ क्या पूछा गया? सजगता के लिए सर्वोत्तम साधन। सर्वोत्तम साधन पुस्तक हो सकती है, पुस्तक में बहुत सारा ज्ञान होता है, तो सर्वोत्तम साधन है वो कौन सा होगा? पुस्तक। सी ऑप्शन है वो आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाने में सहायक है। जो अध्यापक का जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान है, उसको बढ़ाने में सहायक कौन है? छात्र सहायक है, साथी अध्यापक है, या पत्र पत्रिका है, या परिवार जन है? तो सामान्य ज्ञान आपको बढ़ाना है तो आपको क्या पढ़नी पड़ेगी? पत्र पत्रिकाएं पढ़नी पड़ेगी। तो सी ऑप्शन है वो यहाँ आपका क्या है? सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य, देखिए शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या हो सकता है? भाषा कौशल का विकास करना, सामाजिक नागरिकता का विकास, दंड देना, या व्यक्तित्व विकास? देखिए शिक्षा का प्रमुख जो उद्देश्य है, वो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए? व्यक्तित्व का विकास। आपको बालकों में क्या करना है? बालकों का व्यक्तित्व का विकास करना है, उनका सर्वांगीण विकास करना है। बालकों में किसका विकास करना है? व्यक्तित्व का विकास करना। तो यहाँ जो अपना डी ऑप्शन है वो क्या होगा? सही माना जाएगा। देखिए सफल नेतृत्व क्या होता है? प्रजातांत्रिक होना चाहिए, राजतांत्रिक होना चाहिए, समूह आधारित होना चाहिए, तानाशाही होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सफल नेतृत्व है तो आपको समूह आधारित, राजतांत्रिक या प्रजातांत्रिक, तो राजतांत्रिक भी नहीं होना चाहिए, समूह आधारित भी नहीं होना चाहिए। सफल नेतृत्व कब होगा? जब प्रजातांत्रिक होगा। यानी प्रजातांत्रिक अपन ने पढ़ा था कि नेतृत्व के कितने प्रकार है। नेतृत्व के अपने जो 3 मुख्य प्रकार पढ़े थे, उसमें जो पहला पढ़ा था जो कौन सा था? प्रजातांत्रिक। यानी उसमें क्या है कि सभी सदस्यों की क्या है? भागीदारी होती है, सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का अधिकार होता है, और वो नेतृत्व का सबसे सर्वोत्तम प्रकार भी उसको माना है, ये अपन ने पढ़ा था। तो जो प्रजातांत्रिक नेतृत्व है वो क्या है? सफल नेतृत्व हमेशा माना गया है। अगला प्रश्न है कि अध्यापन व्यवसाय में शिक्षक ट्यूशन करते हैं क्योंकि? अब देखिए अध्यापन व्यवसाय में शिक्षक ट्यूशन क्यों करते हैं? छात्रों ने ऐसा करने के लिए बातें करते हैं, उनकी धन लोलुपता बढ़ गई है, उनका वेतन कम है, स्वयं के ज्ञान में अभिवृद्धि होने से वे अपने ज्ञान का प्रसार करना चाहते हैं। देखिए वैसे शिक्षक ट्यूशन क्यों करते हैं? अब यह कौन सा उत्तर देंगे आप? देखिए 4 ऑप्शन है अलग। तो देखिए छात्रों ने ऐसा करने के लिए बातें करते हैं, कोई जरूरी नहीं है, उनकी धन लोलुपता, ये भी अपने एक शिक्षक से उम्मीद नहीं कर सकते। तो क्या है, ज्ञान की अभिवृद्धि होने से वे अपने ज्ञान का प्रसार करना चाहते हैं। हो सकता है शिक्षकों के क्या है कि मन में ये भावना हो कि मेरे पास जो ज्ञान है वो क्या है कि मैं विद्यार्थियों को दूं। तो ये क्या है, उनकी पढ़ाने में रुचि है, यानी शिक्षण कार्य में क्या है? रुचि है। तो वो ये चाहते हैं कि हम भी, हमारे पास जो भी ज्ञान है वो विद्यार्थी को हम क्या दें। तो यहाँ आपको ऑप्शन सही कौन सा करना है? डी करना। ऐसे मत कर देना कि शिक्षक का वेतन कम है, कि हम तो 5वीं तक पढ़ने वाले शिक्षक हैं, हमारा वेतन कम है इसलिए ट्यूशन कराएंगे। ये बिल्कुल गलत बात है, आपको ये उत्तर यहाँ सही करना है। अगला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा छात्रों को दी जाने वाली, शिक्षक द्वारा छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा निम्न में से संबंधित होनी चाहिए। जो शिक्षक द्वारा एक छात्रों को शिक्षा दी जाती है वो किससे संबंधित होनी चाहिए? शिक्षा व्यवसायिक हो, वैज्ञानिक हो, या संस्कृति हो, अध्यात्म से संबंधित हो, या उपयुक्त सभी। देखिए सब प्रकार के आपको क्या है, शिक्षाओं को शामिल करना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही? उपयुक्त सभी। ये सभी प्रकार की शिक्षा है वो एक शिक्षक को, विद्यार्थी को देनी चाहिए। हाँ ऐसे ही कमेंट करते रहे। उत्तर काफी लोगों ने सही उत्तर दिया है, डी ऑप्शन सही है, वेरी गुड। योग सभी पक्षों को क्या किया है? शामिल करके आपको क्या करना है? उत्तर देना है।
अगला है अध्यापक की जागरूकता निर्भर करती है। अध्यापक की जो जागरूकता है, सजगता है, जागरूकता यानी कह सकते हैं अपन सजगता कह सकते हैं, हमेशा सजगता का गुण शिक्षक के अंदर होना चाहिए। वो किस पर है, निर्भर करती है अध्यापक के ज्ञान पर, अध्यापक की आर्थिक स्थिति पर, अध्यापक की ख्याति पर, या अध्यापक की श्रोतता पूर्णता पर। तो किस पर करेगी, अध्यापक के ज्ञान पर, उसकी सजगता है यानी वो हमेशा सजग रह रहा है, इसका मतलब वो ज्ञान पर निर्भर करती है। अगला, यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है तो आप क्या करोगे। एक जगह आपने देखा कि राजनीतिक बहस हो रही है, आप क्या करोगे, सक्रिय भाग लेंगे। पहले ही मैंने कहा था कि शिक्षक का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, शिक्षक को कभी सक्रिय राजनीति में नहीं जाना चाहिए। तो क्या करोगे, भाग नहीं लेंगे, आनंद लेंगे, ये भी गलत है, किसी पक्ष की ओर होंगे, ये भी गलत बात, ध्यान नहीं देंगे। शिक्षक का ये काम है कि राजनीति कहीं बहस हो रही है, आप जा रहे हो, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये पार्टी अच्छी, वो पार्टी अच्छी, तो शिक्षक को वहां कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिक्षण का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, शिक्षण करवाना एवं समाज में जागरूकता लाना, बालक के भविष्य का निर्माण करना। तो अपन को राजनीति में नहीं, ध्यान भी उस तरफ नहीं देना चाहिए। देखिए अगला प्रश्न है, छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। सर्वांगीण विकास कैसे किया जा सकता है, शिक्षण सुविधा देकर, सामाजिक दायित्व का बोध करा के, छात्रों में स्वयं के हित को, ज्ञान को देकर, या उनके धन देकर नहीं, धन देकर नहीं, शिक्षण सुविधा देकर भी सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। सामाजिक दायित्व का बोध करा के, छात्रों में स्वयं का हित का ज्ञान देकर। देखिए विकास कौन सा, सर्वांगीण विकास करना, प्रश्न को सही ढंग से अपन को पढ़ना पड़ेगा। स्वयं का हित का ज्ञान देकर तो उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। सामाजिक दायित्व का बोध करा के कि समाज में तेरी क्या स्थिति है, ये बोध करा के सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। तो अपन को इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा लग रहा है कि शिक्षण सुविधा देकर, शिक्षण सुविधा आप देंगे तो उसमें क्या होगा, बालक का सर्वांगीण विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि वो विद्यालय जाएगा, एक सिस्टम से गुजरेगा, तो उसका क्या हो सकता है, सर्वांगीण विकास हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर या क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ए ऑप्शन सही मानना है। बालक का क्या करना है, अपन को सर्वांगीण विकास करना है। देखिए कभी कभी कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो ऑप्शन पर डिपेंड होते हैं, अपन को सब ऑप्शनों को क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, एक नहीं तो 2 बार पढ़ लो, लेकिन जो प्रश्न पूछ रहा है उसका उत्तर, उस प्रकृति, प्रश्न की प्रकृति को अपन को क्या है, समझना है। अगला प्रश्न है कि समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वह क्या करे, सहनशील हो, अनुशासनीय हो, गंभीर हो, धनी हो, कोई जरूरी नहीं है, गंभीर होना भी जरूरी नहीं है, अनुशासनीय हो, अनुशासन हो सकता है, सहनशील भी हो, सफल नेतृत्व देना है, क्या करना है, सफल नेतृत्व देना है, तो सहनशील होगा, अनुशासन होगा, ये दोनों गुण भी है उसके अंदर, धनी हो ये जरूरी नहीं। अब गंभीर हो, नेता क्या हो, गंभीर होना चाहिए, गंभीर यानी गंभीर किसके प्रति, अपने समूह के प्रति, किसके प्रति, अपने समूह के प्रति गंभीर हो, किसके प्रति, समूह के प्रति गंभीर होगा, तो उसके अंदर ये दोनों गुण पाए जाएंगे, सहनशील भी होगा और वो अनुशासन भी उसके अंदर होगा, ये दोनों मिल जाते हैं, ये कब गंभीर होगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ सही करेंगे अपन, सी ऑप्शन सही करेंगे। नेता कैसा होना चाहिए, सफल कब होगा, वो गंभीर होगा, गंभीर किसके प्रति, अपने समूह के प्रति, अपने कार्य के प्रति, अपने दायित्व के प्रति। अगला प्रश्न है आपके सामने, जटिल तथा कठिन विषय वस्तु का शिक्षण कराना चाहिए। जटिल तथा कठिन विषय वस्तु का शिक्षण कराना चाहिए, किसके अनुसार, छात्रों के अनुसार, खंडों में, बाद में या बीच बीच। देखिए आपको क्या है कि कुछ क्या है कि ऐसी विषय वस्तु है जो क्या है, जटिल और कठिन है। क्या है भाई, या तो जटिल है या फिर कठिन है, जटिल या कठिन है। तो आप क्या करोगे, शिक्षण कराना है तो छात्रों के अनुसार नहीं हो सकता, बाद में नहीं करा सकते, बीच बीच में भी नहीं, तो आपको खंड में यानी अलग अलग खंड में आपको विभाजित करना है। आपकी जो विषय वस्तु है अलग अलग खंड में, यानी सरल, यहाँ आदि यहाँ पढ़ेंगे, आदि यहाँ पढ़ेंगे, आदि यहाँ पढ़ेंगे, ऐसे खंड बना के आप उस विषय वस्तु को, पाठ योजना को बनाकर विद्यार्थियों में क्या है कि वो शिक्षण कार्य करवा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ऑप्शन नंबर बी सही। चलो आगे बढ़ते। निकट समाज में व्याप्त बुराइयां, निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन कौन सा है, कहां पर, निकट समाज में व्याप्त जो बुराइयां हैं उनका अध्ययन करने के लिए क्या करोगे, छात्रों से संपर्क करोगे, अभिभावक से संपर्क करोगे, सामाजिक सर्वेक्षण करोगे, या पुस्तक अध्ययन किससे संबंधित है, समाज, तो क्या करोगे, सामाजिक सर्वेक्षण करोगे। सामाजिक सर्वेक्षण करने से आपको पता चलेगा कि क्या क्या समाज में बुराइयां है, एक शिक्षक का क्या है, दायित्व भी है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़े। वेरी गुड, अच्छे उत्तर आ रहे हैं, सबके सही उत्तर दे रहे हैं, बहुत होशियार हो गए हो तुम।
प्रभावी निर्णय निर्माण निर्भर करता है। प्रभावी निर्णय निर्माण है वो किस पे निर्भर करता है? नेता पर, सदस्यों पर, नेता सदस्य दोनों पर, दोनों के मध्य अंतःक्रिया पर। हाँ, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्या है कि दोनों के मध्य अंतःक्रिया होनी चाहिए, नेता भी शामिल होगा उसमें और उसका क्या होगा? समूह, यानी उसके सदस्य भी शामिल होंगे, समूह के सदस्य। देखिए दोनों के मध्य अंतःक्रिया कब होगी? ये इधर नेता, सदस्य और उसका समूह, इनके मध्य क्या होगी? अंतःक्रिया होगी। तो वो क्या होगा? प्रभावी निर्णय निर्माण हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? सभी ने चर्चा करके निर्णय लिया है, प्रजातांत्रिक तरीके से क्या है? निर्णय किया है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोनों के मध्य क्या होगी? अंतःक्रिया करके। मुझे अक्सर क्रोध आता है जब लोग, अब अक्सर क्रोध करता पता, ये खुद पर सोचना है, क्रोध आता है। अब देखो एक जना कह रहा है कि मुझे सर हर बात पे क्रोध आता है, ये कोई थोड़ी बात होगी। यहाँ आपको ऑप्शन देखने क्या है कि क्रोध आता है तब क्या करोगे? मेरी बात नहीं मानते तो क्रोध आता है, अपने स्वार्थ की बात करते हैं तो क्रोध आता है, किसी निर्दोष को दोष देते हैं तो क्रोध आता है, आपस में झगड़ा करते हैं तो क्रोध आता है। देखिए सबको आता है, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन अपन को यहाँ ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन सही कौन सा है। आपको क्रोध आता है कि कोई एक व्यक्ति है जिसको क्या किया जा रहा है? दोष दिया जा रहा है, लेकिन वो क्या है? निर्दोष है, उसकी कोई गलती नहीं है। आप देख रहे हो, ऐसी चीजें आप देखते हो तो एक शिक्षक हो आप, तो आपको हमेशा क्या आएगा? क्रोध आएगा, क्योंकि ये कोई समाज ऐसी चीजों को अलाउ नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या होगा? सही होगा। शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है? प्रशासनिक सुधार द्वारा, परीक्षा पद्धति में परिवर्तन करके, या शिक्षा पर अधिक धन व्यय करके, श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके। देखिए शिक्षा में सुधार लाना है तो क्या होने चाहिए? शिक्षक है वो क्या होने चाहिए? श्रेष्ठ होने चाहिए। एक शिक्षक है वो समाज का निर्माता भी होता है, शिक्षक देश के राष्ट्र निर्माता माना जाता है शिक्षक को। तो यह शिक्षक है वो ही सुधार ला सकता है। अच्छे शिक्षक होंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा? सुधार आ जाएगा। छात्रों को पाठ समझ में नहीं आ रहा है, आने पर अध्यापक को क्या करना चाहिए? दोबारा समझाओगे? अगला पाठ शुरू कर दोगे? बिल्कुल नहीं। प्राचार्य से बात करने से कुछ नहीं होगा, प्रश्न पूछने से भी कुछ नहीं होगा। आप क्या करोगे? समझ में नहीं आया, छात्रों को समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है? दोबारा पढ़ाना है। दोबारा भी समझ में नहीं आई तो तीसरी बार पढ़ाना है। तो आपको क्या करना है? बार बार अपनी विषय वस्तु है, अपनी शिक्षण विधि में हो सकता है एक शिक्षण विधि से पढ़ाया कि सारे विद्यार्थी क्या है? समझ में नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या करोगे? दोबारा उस पाठ को पढ़ाएंगे। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न आपके सामने क्या है कि छात्रों में चोरी की आदत छुड़ाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? अब छात्र है, कुछ की आदत क्या है कि गंदी आदत पड़ गई है, वो चोरी कर रहे हैं, तो आदत छुड़ाने के लिए क्या करोगे? दुष्परिणाम बताने चाहिए, उदाहरण देकर समझाना चाहिए, सजा देनी चाहिए, ताड़ना चाहिए। देखिए ये काम अपन को नहीं करना है। क्या करना है? उदाहरण देना है। आपको उदाहरण देना है कि क्या करना है कि अध्यापक को क्या करना चाहिए। देखिए क्या करना, चोरी की आदत छुड़ानी है आपको। हाँ, दुष्परिणाम, ये देखो पहला ऑप्शन है, इस पर देखो, इसकी तरफ देखिए। यानी आपको क्या करना है? चोरी की आदत। चोरी देखो, चोरी करना अच्छी बात है क्या? चोरी करना गंदी बात है। तो आपको इस चोरी के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं कि चोरी करना एक गंदी आदत है, तो इसको चोरी करने की आदत के दुष्परिणाम है वो आपको बताकर उसको क्या करते हैं? आप उसको आदत को छुड़ा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है वो क्या होगा? आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, विषयों के चयन के लिए आवश्यक है। विषयों के चयन के लिए क्या आवश्यक है? विद्वता की आवश्यकता है, शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है, व्यवसायिक निर्देशन की आवश्यकता है, या छात्रों की इच्छा की आवश्यकता है। देखिए विषयों का चयन करना है तो क्या है? शैक्षिक निर्देशन उसको मिलना चाहिए। तो क्या है कि विषय का चयन आसानी से हो सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अध्यापक को देश विदेश की घटनाओं की अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। देखिए अध्यापक हो आप, एक अध्यापक को देश विदेश की जो घटनाएं होती है उसकी जानकारी है वो कैसे प्राप्त होगी? इतिहास की पुस्तकों से होगी, समाचार पत्रों से होगी, रेडियो समाचार से होगी या विश्व भ्रमण से होगी? देखिए एक शिक्षक है तो विश्व भ्रमण तो ज्यादा नहीं कर पाएगा। इतिहास की पुस्तकों में देश विदेश की घटनाएं जो क्या हो रही है वर्तमान में उसका जानकारी नहीं ले सकते। रेडियो समाचार से हो सकती है, लेकिन ज्यादातर क्या है? समाचार पत्र है वो। हर शिक्षक को हमेशा समाचार पत्र पढ़ना चाहिए, यानी क्या करना चाहिए? उसको एक्टिव रहना चाहिए, नवीन ज्ञान है उसको हासिल करना रहना चाहिए, हमेशा उसको अध्ययनशील रहना चाहिए, नई नई तकनीकी क्या आजकल हो रही है उसके प्रति भी उसको सजग रहना चाहिए। तो समाचार पत्रों से वो देश विदेश की घटनाओं के बारे में शिक्षक जानकारी प्राप्त कर सकता है। कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को चाहिए, देखिए कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को क्या चाहिए भाई? क्या चाहिए बताओ?
छात्रों के सक्रिय सहयोग का प्रयास करें, छात्रों के निष्क्रिय सहयोग का प्रयास। देखिए कक्षा में पढ़ा रहे हो, छात्र निष्क्रिय होंगे तो आप क्या पढ़ाओगे? छात्रों पर कोई ध्यान नहीं दे, छात्रों पर ध्यान नहीं दोगे तो भी आप शिक्षण कार्य नहीं कर पाओगे। पढ़ा रहे हो और छात्रों पर ध्यान नहीं दे रहे हो, गलत बात है, ये ऑप्शन भी गलत होगा। छात्रों की कठिनाइयों को दूर करें। देखिए पहले तो आपको क्या पढ़ाते समय कौन सी कठिनाई होगी पहले आपको पता नहीं है, तो क्या करोगे? छात्रों को सक्रिय सहयोग का प्रयास करें। क्या करना? छात्रों को सक्रिय करना है कि आप जो विषय वस्तु पढ़ा रहे हो उसमें छात्र वो क्या है, सम्मिलित हो जाए। अगला जो प्रश्न है आपके सामने कि कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षकों को क्या चाहिए? कक्षा में छात्रों को प्रेरित करना है तो शिक्षकों को क्या चाहिए भाई? हमेशा अपने छात्रों की सराहना करें, हमेशा अपने छात्रों की आलोचना करें, विवेक से प्रशंसा और आलोचना का उपयोग करेंगे। ऐसी टिप्पणियां दें जो नई सराहना और नई आलोचनाएं इंगित करें। तो क्या करोगे? देखिए ऐसी टिप्पणियां भी नहीं देनी है जो उनको कोई प्रभावित नहीं करी। विवेक से प्रशंसा और आलोचना का उपयोग करें, ठीक है, दोनों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन यह ऑप्शन ये सही नहीं बैठा है। हमेशा अपने छात्रों की आलोचना करें, बिल्कुल गलत बात है। हमेशा अपने छात्रों की सराहना करें। देखिए सराहना करनी है, छात्रों को मोटिवेट करना है, छात्रों को प्रशंसा करनी है, कि छात्रों को प्रेरित करना है। शिक्षक को क्या चाहिए? छात्रों की सराहना करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ जो अपना क्या है, सही माना जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। कक्षा में पढ़ाने के दौरान एक छात्र प्रश्न पूछता है, शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्र है, उसने प्रश्न पूछा, क्या करोगे? उसे तत्काल सही जवाब दें। छात्र को उत्तर के लिए कालांश के बाद आने के लिए कहें। देखिए आपको प्रश्न किया है तो उत्तर वही दे दो, बाद में कहने की जरूरत ही नहीं है, इतना कठिन प्रश्न भी नहीं है। उसे डांटे और कहे, बिल्कुल नहीं, डांटना था ही नहीं। कोई ध्यान ना दे और अपने शिक्षण को जरा के बिल्कुल नहीं, तो क्या करना है? प्रश्न पूछा है तो उसको जवाब दे दो और नीचे बैठा दो। कक्षा में शिक्षक की मूल जिम्मेदारी क्या है? मूल जिम्मेदारी यानी मुख्य जिम्मेदारी वो क्या है? कक्षा में अधिगम को बढ़ाना, छात्रों से विद्यालय शुल्क वसूलना। कक्षा है, यहाँ कोई शुल्क बुल्क नहीं वसूलनी है। कक्षा के छात्रों के रिकॉर्ड को व्यवस्थित करना, कक्षा के अंदर आप कहाँ हो? कक्षा में। ट्यूशन वाले छात्रों को महत्व देना, बिल्कुल नहीं। कक्षा में अधिगम को यानी आपको क्या करना? अधिगम करवाना, विद्यार्थियों को सिखाना है। अधिगम का मतलब सिखाना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया है कक्षा के अंदर। अगला प्रश्न है कि एक कक्षा शिक्षक को अपने छात्रों के साथ व्यवहार करने की उम्मीद है। क्या उम्मीद है? बुद्धिमान छात्रों के साथ अधिक प्यार, गरीब छात्रों के प्रति अलगाव, सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार, या छात्रों की उम्मीदों के अनुसार व्यवहार। देखिए बुद्धिमान छात्र अधिक प्यार, ऐसा आप भेदभाव नहीं कर सकते। शिक्षक को हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? निष्पक्षता का भाव शिक्षक के अंदर होना चाहिए। शिक्षक को हमेशा कैसा रहना चाहिए? निष्पक्ष रहना चाहिए। तो क्या है? सभी छात्रों के साथ कैसा करना है? समान व्यवहार करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला प्रश्न है, शिक्षक को मार्गदर्शक माना जाता है। अपने कई बार कक्षा में बात की है कि शिक्षक या तो मार्गदर्शन और शिक्षण कार्य कराना, दो इसके काम है। मार्गदर्शक होता है और शिक्षण कार्य भी करवाता है शिक्षक, क्योंकि उसमें भविष्य के समाज निर्माण की अथाह क्षमता है। वह सामाजिक विश्वास का प्रतीक है। वह समाज के लिए एक रखवाला है, या वह कुंठाओं को आकार देने में क्या है? लिप्त है। ये भी गलत है। समाज में एक रखवाला ये भी जरूरी नहीं है। वह सामाजिक विश्वास का प्रतीक है, ये भी ऑप्शन यहाँ गलत है। इसमें क्या है? भविष्य के समाज के निर्माण की अथाह क्षमता होती है, इसलिए इसको मार्गदर्शक माना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न अपन देखते हैं कि शिक्षण मुख्य रूप से किया जाना चाहिए। शिक्षण है मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाना चाहिए? कुशल और प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा, अप्रशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा, अनुभवी शिक्षकों के द्वारा, युवा प्रतिभाशाली व्यक्तियों के द्वारा। ये भी कोई जरूरी नहीं है। अनुभवी शिक्षकों वाला भी जरूरी नहीं है। या क्या? कुशल, यानी एक तो वो क्या है कि उसमें बहुत सारे कुशलता का गुण हो और प्रशिक्षित हो। देखिए मेन बात है प्रशिक्षित, यानी जिस विषय को पढ़ाना है उसमें उसको प्रशिक्षण लिया हुआ हो। तो ऑप्शन नंबर एक है वो क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न क्या है? एक शिक्षक के रूप में छात्रों में मानव गुणों को विकसित करने के लिए क्या करेंगे? आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे ताकि बच्चों को गलत संदेश ना जाए। आप उन सभी गुणों को प्रतिबिंबित करेंगे जिन्हें आप आत्मसात करवाना चाहते हैं। आप उन्हें लगातार बताएंगे और उन्हें समझाएंगे। आप वर्तमान संदर्भ के अनुरूप बच्चों में बदलाव लाएंगे। क्या होगा इसमें? आप
एक शिक्षक के रूप में छात्र मानव गुणों को क्या करना है, विकास करना। आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे ताकि बच्चों को गलत समझे, हाँ ये शिक्षक है, शिक्षक को ऐसा कोई गलत कार्य नहीं करना है जिससे क्या है कि बच्चों में गलत संदेश जाए। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या है यहाँ पर सही है। कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए, कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी, शिक्षक का प्यारा विद्यार्थी, कक्षा का सबसे शक्तिशाली विद्यार्थी, कक्षा का बहुमुखी विद्यार्थी। ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो क्या कक्षा का बहुमुखी यानी उसमें बहुत सारे। देखिए ये पहले एक प्रश्न था, आप मॉनिटर किसको बनाओगे। देखिए पहले प्रश्न अपन ने उस पर चर्चा की थी कि आप मॉनिटर है वो किसको बनाओगे, पहले इस पे चर्चा करें। मॉनिटर बनाएंगे यानी वो या तो होशियार होना चाहिए या क्या है बुद्धिमान होना चाहिए। तो यह है कक्षा का मॉनिटर कैसा होना चाहिए, ऐसा पूछा है। देखिए शिक्षक का प्यारा विद्यार्थी होना चाहिए, देखिए केवल शिक्षक के प्यार करने से वो विद्यार्थी नहीं माना जाएगा। कक्षा का सबसे शक्तिशाली, देखिए कोई कहे कि मैं इतना मोटा तगड़ा हूं मेरे को बना नहीं पड़ेगा, वहां के खड़ा हो गया, तो ऐसा वहां शिक्षक उसको नहीं बनाएगा। कक्षा का बहिर्मुखी यानी बहुत सारी उसके अंदर तय है, लेकिन कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी यानी जिसको क्या है कि पूरी कक्षा उसको अगर चाहती है, कक्षा में वो लोकप्रिय है, तो ऐसे विद्यार्थी को हमेशा क्या करना चाहिए, मॉनिटर बनाना चाहिए। अगला प्रश्न है, शिक्षक छात्रों में नैतिक मूल्यों को विकसित कर सकते हैं, क्योंकि कैसे कर सकते हैं। शिक्षक में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता है, शिक्षक विद्यार्थियों के लिए आदर्श हैं, विद्यार्थियों में शिक्षक के प्रति भय होता है, या फिर विद्यार्थी शिक्षक के प्रत्येक निर्देश का क्या करते हैं, पालन करते हैं। देखिए ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, भय नहीं होना चाहिए। नैतिक मूल्य करने शिक्षक विद्यार्थियों के लिए आदर्श है, ये भी ठीक है, लेकिन शिक्षक है वो क्या, शिक्षा में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्या होती है, क्षमता होती है। शिक्षक से विद्यार्थी है वो क्या है, सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है, यानी एक प्रतिभाशाली छात्र है वो आपकी कक्षा में क्या है, बैठा है, और आपके सभी प्रश्नों के त्वरित उत्तर देता है। आप अपने छात्र के संबंध में क्या करेंगे, सभी प्रश्न है उसको क्या करें, हाथों हाथ आपने प्रश्न पूछा, बच्चे ने उत्तर दे दिया, ऐसा छात्र तो आप क्या करेंगे, आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर न होने के लिए मनाएंगे। ठीक बात है, आप समझते हैं कि उसे तुरंत सभी उत्तर देने चाहिए ताकि आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो, ये ऑप्शन सही नहीं है। आप उसे कहीं कक्षा में अधीर होना अनुपयुक्त व्यवहार है, ये भी गलत बात है। नेगेटिव, आपको जवाब नहीं देना है, आप विद्यार्थी से अत्यधिक जटिल प्रश्न पूछेंगे जिससे उसे ये एहसास हो कि शिक्षकों में सबसे अच्छा शिक्षक मैं हूँ, ये भी गलत है। तो यहाँ जो ऑप्शन सही बैठेगा वो कौन सा बैठेगा, आप तुलनात्मक रूप से उसके क्या है कि कठिन प्रश्न पूछेंगे, यानी ऐसे प्रश्न हो जिसमें क्या है तुलना की जाए, और अधीर न होने के लिए भी मनाएंगे, उसको कहेंगे अभी इतना अधीर भी नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, सही है। अगला प्रश्न है कि यह माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयोगी है, क्योंकि देखिए महिला शिक्षक है वो प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को पढ़ाने के अधिक उपयुक्त है, क्योंकि ये पहले अपन ने प्रश्न है मैं डिस्कस कर चुके हैं शायद, वे बच्चों के साथ धैर्य पूर्वक, यानी उसमें धैर्य और प्यार का क्या होता है, गुण होता है, इसलिए महिला को है वो क्या है प्राथमिक कक्षाओं में अच्छा उपयुक्त माना गया है। जब आप किसी व्यक्ति को दरवाजा बंद करने का निर्देश देते हैं और वह कड़ाई से निर्देश का पालन करता है, तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हाँ, यहाँ क्या होगा, आपने दरवाजा बंद करने को कहा और उसने कड़ाई से निर्देश का पालन करता है, और यह निष्कर्ष निकलता है कि आपने एक प्रभावी निर्देश दिया है या संदेश ग्राही द्वारा प्राप्त किया गया है, आपने संदेश भली भांति स्पष्ट किया है, ग्राही आपके आदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार है। देखिए आपने कह दिया कि वो दरवाजा क्या करो, बंद कर दो, उसने कड़ाई से निर्देश का पालन, इसका मतलब आपने निर्देश दिया है वो क्या है, प्रभावी है, उसको पहली बार में क्या है समझ आ गया है, तो यहाँ संप्रेषण है वो सही ढंग से स्थापित हुआ है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, 1 है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए हाँ ऐसे कमेंट करते रहिए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। देखें, कक्षा कक्ष में संचार निर्भर करता है, संचार किस पर निर्भर करता है, संचार, संचार को और क्या कर सकते हैं, अपन ने एक दिन पढ़ा था संचार क्या होता है, किसको संचार कहते हैं, बताइए। देखिए, शिक्षक की स्पष्ट करने की क्षमता पर, विषय का कठिनाई स्तर पर। अब देखिए संचार, इस संप्रेषण को भी संचार ही कहते हैं। देखिए कभी कभी क्या है संप्रेषण शब्द नहीं लिखा आता है, लेकिन संप्रेषण को संचार कहा जाता है। शिक्षक की स्पष्ट करने की क्षमता पर, विषय की कठिनाई स्तर पर, विद्यार्थियों की योग्यता पर, या कक्षा अंत क्रिया पर। कक्षा कक्ष में संचार होगा तो सीधी सी बात है क्या है, कक्षा का अंतःक्रिया यानी विद्यार्थियों और शिक्षक के बीच क्या होती है, अंतःक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है, सही माना जाएगा।
एक शिक्षक को करना चाहिए, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, बताओ देखें, बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छे बच्चे हो आप सभी। अधिकाधिक मात्रा में धन कमाना शिक्षक को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास करना, छात्रों के हित के कार्य करना, छात्रों की देखभाल करना। देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही बैठेगा, देखिए पहला ऑप्शन मैंने पहले ही काट दिया। आप बताइए क्या करना। देखो शिक्षक है तो उसको क्या करना है, छात्र का उत्थान करना है, शैक्षिक उत्थान करना है। किसका? छात्रों के शैक्षिक उत्थान का कार्य करना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यानी एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास करना चाहिए। बढ़े आगे। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वालों की सर्वाधिक दर का कारण क्या है? देखो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक दर क्यों है कि वहां बच्चे विद्यालय क्यों छोड़ रहे हैं? ऐसी क्या स्थिति है ग्रामीण क्षेत्र में कि बच्चे क्या स्कूल छोड़ रहे हैं? अप्रासंगिक पाठ्यक्रम, या गरीबी, या त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता, या शिक्षकों के साथ अनुपयुक्त पारस्परिक संबंध। देखिए क्या कारण हो सकता है इसमें। देखिए क्या होता है, अभी ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावक होते हैं वो भी इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में देखिए गरीबी हो सकती है, अप्रासंगिक पाठ्यक्रम कोई लेना देना नहीं है इसमें, शिक्षकों के साथ अनुपयुक्त पारस्परिक संबंध ये कोई कारण नहीं हो सकता बच्चों के विद्यालय छोड़ने का, ये भी कारण नहीं हो सकता। अब अपन देखते हैं कि इन दोनों में क्या हो सकता है। देखिए गरीबी ऐसा इतना कारण नहीं है कि वो विद्यालय छोड़ दे, तो क्या है कि वहां त्वरित रोजगार के लिए उत्सुक रहते हैं कि हमको सीधा क्या है स्कूल जाए उससे जस्ट बाद ये अपने क्या मिल जाए, रोजगार मिल जाए। तो ये एक क्या हो सकता है, कारण हो सकता है ग्रामीण क्षेत्र में। अगला प्रश्न है देखिए, एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित कर सकता है? मधुर संबंध, देखिए कैसा संबंध? मधुर संबंध यानी कैसे कर सकता है? उनसे सदैव हंसी मजाक करके नहीं, हो ही नहीं, उनसे उचित दूरी बनाकर मधुर संबंध नहीं स्थापित हो सकता। उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उसका निदान करके, या छात्रों को अपना मित्र बना। देखिए मित्र बनाकर मधुर संबंध नहीं हो पाएगा, लेकिन ये छात्रों की जो समस्या सुनेगा शिक्षक, या वहां समस्या सुनने के बाद उसका निदान करेगा, यानी उनका क्या करेगा, निदान करेगा, समस्याओं का क्या करेगा, समाधान करेगा, तो है वो क्या है, मधुर संबंध स्थापित हो सकता है शिक्षक का। चले आगे। अगला प्रश्न है, यदि कुछ निर्धन छात्र है यानी गरीब जिसको कह सकते हैं, आपसे अतिरिक्त समय पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? देखिए कुछ निर्धन छात्र हैं, एक शिक्षक के पास है, आपसे अतिरिक्त समय मांगा है कि हमें अतिरिक्त क्लास ली जाए, हमें पढ़ाया जाए, क्या करोगे? उनको ट्यूशन लेने के लिए कहेंगे, उन्हें टालते रहेंगे, या आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे? उन्हें किसी अन्य शिक्षक के पास भेजेंगे? बिल्कुल नहीं, टालना भी नहीं। आपको क्या करना है, उसकी आवश्यकता के अनुसार है वो क्या करना है, उनकी कठिनाइयों को क्या करना है, पूरा करना है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक यात्रा के दौरान बैठने की जगह को लेकर एक छात्र किसी वृद्ध से झगड़ बैठता है, तो मैं क्या करूंगा? देखिए शैक्षणिक यात्रा यानी आप कोई भ्रमण पर बच्चों को ले जा रहे हैं, वहां पर क्या है कि एक छात्र है, किसी वृद्ध है, उससे झगड़ बैठता है बैठने के लिए, क्या करोगे? छात्र का पक्ष लोगे, या उसे समझाऊंगा कि बड़ों का आदर करे, उसे अनदेखा करूंगा? नहीं। आप एक शिक्षक हैं, निपटाने के लिए दखल करूंगा? नहीं। पक्ष भी नहीं लेना, आपको क्या करना, समझाना है कि हमेशा क्या करना चाहिए, बड़ों का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो आप शिक्षक हो, आपको उस विद्यार्थी के अंदर क्या है, नैतिक गुण को सिखाना है, नैतिकता का विकास करना है, कि बालकों को हमेशा बड़ों का अपन को क्या है, उन पर दया करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। अगला प्रश्न है आपके सामने कि छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को देना आवश्यक है। देखिए वर्ष भर की जो गतिविधियां होती है उसका ब्यौरा देना क्यों आवश्यक है? इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं। इससे अभिभावक को ट्यूशन लगाने की उचित सलाह मिलती है? बिल्कुल नहीं। इससे बच्चों में डर बना रहता है? नहीं। बच्चे अभिभावक को गलत जानकारी नहीं दे सकते? ये भी नहीं। तो ऑप्शन सही कौन सा होगा? पीछे बता, ऑप्शन ए। इससे अभिभावकों को क्या है, बच्चों की प्रगति यानी वो किस स्तर का वो शिक्षण कर रहे हैं, बच्चों की प्रगति की जानकारी है वो अभिभावकों को क्या करे, मिलती रहे। अगला प्रश्न है, यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप क्या करोगे? आप है एक विद्यार्थी का, छात्र का मूल्यांकन कर रहे हैं तो क्या करेंगे? कार्य के अनुसार ही अंक प्रदान करेंगे, कार्य के अनुसार ही अंक प्रदान करेंगे, उन्हें अधिक अंक देंगे जो आपसे ट्यूशन पढ़ते हो, अमीर छात्रों को अधिक अंक देंगे? नहीं। पिछड़े छात्रों को अधिक अंक देंगे? ये भी सही नहीं है। तो आप क्या करना है, कार्य के अनुसार, जिसने जितना कार्य किया है उसका मूल्यांकन करके उसको उतने ही अंक देने हैं। यानी आपको यहाँ कौन सा गुण दिखाना है, निष्पक्षता का गुण। कौन सा भाई? निष्पक्षता, यानी किसी प्रकार का पक्षपात आपको नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही।
अगला प्रश्न है, देखिए प्रिय विद्यार्थियों, एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्री का, देखिए दृश्य श्रव्य सामग्री क्या है? देखने वाली और सुनना, देखना और सुनना, ऐसी सामग्री का प्रयोग क्यों करना चाहिए भाई? छात्रों की पाठ में रुचि रहती है, छात्रों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित रखती है, ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने व पाठ में विविधता लाने में सहायक होती है। या उपरोक्त सभी क्या होगा? देखिए छात्रों में रुचि भी रहेगी। देखिए कोई चीज आप पढ़ा रहे हैं, उसके सामने छात्र सुनेंगे और देखेंगे तो रुचि होगी, ध्यान भी पढ़ाई में केंद्रित रखेगा, वास्तविक रूप प्रदान करेगा, यानी जिस चीज के बारे में, जिस चीज की आप जानकारी देना चाहते हैं, वो अगर सामने उनको दृश्य रूप में होगी तो ये सभी प्रकार की चीजें हैं वो इसमें क्या होगी? सम्मिलित होगी। यानी उपयोग सभी प्रकार से है, प्रयोग करना चाहिए कि छात्रों में इस प्रकार का विकास हो सके। देखिए कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए। कक्षा कक्ष संप्रेषण है वो होना चाहिए। कैसा? शिक्षक केंद्रित, सामान्य केंद्रित, छात्र केंद्रित या पाठ्य पुस्तक केंद्रित। कक्षा कक्ष में शिक्षण करें। कक्षा में कौन होते हैं? मान लीजिए एक बड़ी कक्षा है, ये शिक्षक है, यहाँ बैठे हैं, यहाँ सभी क्या है? विद्यार्थी है। अब शिक्षक को पढ़ाना है, किसको? छात्रों को। किसको पढ़ाना है? छात्रों को। तो उसको कैसा संप्रेषण करना है? छात्र केंद्रित करना है। कैसा करना है? छात्र केंद्रित करना है। कक्षा शिक्षण में आईसीटी प्रयुक्त करते समय क्या करना चाहिए? अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहती है, अध्यापक के लिए कार्यभार अधिक हो जाएगा, या अध्यापक की भूमिका समन्वय के रूप में रहेगी, अध्यापक की भूमिका केंद्रीय हो जाएगी। क्या होगा भाई? कक्षा शिक्षण में आप आईसीटी का प्रयोग कर रहे हैं तो अध्यापक की भूमिका है वो किसके रूप में रह जाएगी? समन्वय के रूप में, यानी उनको देखभाल करने वाली स्थिति है वो रह जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। देखिए समाज में शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि अब शिक्षकों का स्तर ऊंचा क्यों होना चाहिए? अत्यधिक मानसिक कार्य करते हैं, या समाज के लोगों से मिलते हैं, या भावी नागरिकों को तैयार करते हैं, या अधिक श्रम करते हैं। देखिए तो आज का ये अंतिम प्रश्न है, कौन सा प्रश्न, इस प्रश्न में कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए। देखें, समाज में शिक्षकों का स्तर ऊंचा क्यों है? क्योंकि वो क्या करते हैं? भावी नागरिकों को तैयार करते हैं, राष्ट्र हित के लिए वो विद्यार्थियों को क्या करते हैं? तैयार करते हैं। तो आज ये अपनी क्लास यही समाप्त होती है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आप इस YouTube को, चैनल को, प्रभातम क्लासेज के YouTube चैनल को आगे से आगे शेयर करें, बढ़ाएं, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं और कमेंट भी करते रहें साथ साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का। पुनः हम आपकी परीक्षा अच्छी हो ऐसी कामना करते हैं, और सभी विद्यार्थी हैं आप बीएसटीसी में सफल हो और आने वाले समय में शिक्षक बनकर यहाँ आओ, तभी हमें बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।